गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हमने फिजिक्स में ये पढ़ लिया था कि चार्ज किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन। हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर हमें पता है जो इजीली करंट को कंडक्ट कर देते हैं, इंसुलेटर जो नहीं कंडक्ट करते, और सेमीकंडक्टर जो स्मॉल करंट को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमें अब पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़नी है। देयर इज 3 प्रॉपर्टी फॉर द चार्ज। फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है additivity ऑफ चार्ज, और तीसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी करेंगे वो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 3 प्रॉपर्टी हैं। अरे भैया कहाँ चले जाते हो यार, क्या करेंगे, मार कर भी परेशान कर देता भैया। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। कंजर्वेशन आप 11th में भी पढ़ चुके हो कि पूरा आइसोलेटेड सिस्टम, एक बात याद रखना कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम, ये वर्ड मैं अभी यूज कर रहा हूं कि आइसोलेटेड क्या होता है। मान लो ये बॉडी आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड बॉडी में ना तो मास ट्रांसफर हो सकता और ना ही एनर्जी। एक ऐसा मास इज नॉट ट्रांसफर्ड एंड एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड। ये बात समझने की है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप मास को डाल सकते ना ही आप एनर्जी को डाल सकते। जैसे एक बात बताऊं, एक बाट है, आपने सिंपल सा एक बाट देखा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है वो। 1 kg का बाट देख लो, इसको आप ना तो बदल सकते ना कुछ और, जब तक आप इसके ऊपर एनर्जी ना दो और कोई मास ना दो। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है, आप तोड़ दोगे वो अलग बात है, एनर्जी लगाने से तोड़ दोगे, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि अगर हम उसको एनर्जी नहीं देते और हम उसके ऊपर मास का कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो सिस्टम होता है आइसोलेटेड। एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा क्या नहीं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम charge is conserved means charge can neither be created nor be destroyed। ये चीज जान लो, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन हमें पता है यार कोई भी अगर मटेरियल है, अब इसके ऊपर लगा लो, आप इसके ऊपर एनर्जी नहीं दे पाते, शायद इसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शायद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी ज़्यादा ताकत है, वो फोर्स इतनी है कि जब मैं इसको रिपल्शन करता हूँ, बार बार रिपल्शन करता हूँ, तो मे भी शायद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाए और शायद ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, शायद नहीं कर पाते हम। कॉम्ब से एक अलग प्रॉपर्टी है कि कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, तो उसमें चार्ज क्रिएट, शायद इस पर भी चार्ज क्रिएट हो जाए रबिंग से। वो भी रबिंग में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहां पर चार्ज क्या रहता है, बिल्कुल कंजर्व। ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। लेकिन आपको पता है आपके मेटल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, तो आप उनके ऊपर बड़े इजीली चार्ज क्या करवा सकते हो, बना सकते हो, तो वो कंजर्व नहीं माने जा सकते। तो इसीलिए ये बात याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको याद ही रखो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम ऑन विच एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर दोनों चीजें ट्रांसफर्ड नहीं होती देन इट बिकम आइसोलेटेड सिस्टम, अदरवाइज इट इज नॉट बिकम आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थी कि चार्ज को आप क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते और बना नहीं सकते, लेकिन आपको पता है इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन
मटेरियल टू द अनदर मटेरियल। उसके बाद दूसरा जो है वो थी क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या होती है, बड़ा 10th में भी पढ़ा होगा। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, दिस प्रॉपर्टी इज applied at small level, सबसे बड़ी बात छोटे लेवल पर लगती है। उसके बाद क्या डेफिनेशन होती है, the total charge on a body is equal to the integral multiple of basic unit of charge। अब ये बात भी जान लो भैया कि ये प्रॉपर्टी क्यों लग जाती है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप लिख लो, दिमाग में डाल लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम है which is not affected by the displacements or by the something movement, जिसके ऊपर मूवमेंट का डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, एक तो छोटे लेवल पर लगती है। ऐसा नहीं है कि आप मैं कहूँ कि चलिए यार आज हम एक काम करते हैं, चलो 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 चलो, बोला क्या भाई, मैं खड़ा हो गया और ये ट्रांसफार्मर से एक वायर यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, मैं बोला एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें 100 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप मेरे को चार्ज निकाल के दिखाओ। डजंट मीन, छोटा सर्किट ग्रबिंग किया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, आप क्वांटाइजेशन लगा दो, ठीक है। 10 ट्रांसफर हुए, 20 ट्रांसफर हुए, 40 ट्रांसफर हुए, 100 ट्रांसफर हुए, 1000 ट्रांसफर हो गए, वहां तक आप लगा दो क्वांटाइजेशन, वरना नहीं तो क्वांटाइजेशन बड़े लेवल पर नहीं लगता। तो द टोटल चार्ज, तो मैथमेटिकली आप देखोगे तो आपको बड़ा क्लियर होगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, इंटीग्रल मतलब सॉरी ये क्या है, एक वेरिएबल है, 1 2 3 4 नंबर होगा, ये वेरिएबल नंबर होगा, और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करने होंगे, शायद पेपर में आ जाए, आज तक नहीं आया, आ सकता है। Q इज इक्वल टू ME, बड़ा सिंपल है, आपको 1 कूलम चार्ज दे, 2 कूलम चार्ज दे, 10th में भी आपने किया था कि 1 कूलम के लिए कितने आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो कितने आए थे आपके, 6 गुना में 10 की पावर 18। तो वो आप जरूर कर लें, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, कि वो करवा भी देता हूं मैं कि Q इज इक्वल टू कितना होता है, N। क्लियर है कि टोटल चार्ज जो होगी वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू NE। अगर मैं Q इज इक्वल टू NE निकाल के फॉर्मूला निकालूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, निकाल लो। Q इज इक्वल टू कितना होता है, NE, Q कितना है 1 कूलम, N हमें नहीं पता, इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम काट डालो, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू N। 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाओ, नीचे कितना रहेगा 1.6, इस पॉइंट का 6 भी ऊपर ले जाओ तो 16 गुना में 10 हो गया। सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, 19 है 1, इस 19 को ब्रेक कर लो, 10 गुना में 10 की पावर 1 और गुना 10 की पावर 18 कर लिया, नीचे 16 आ गया, बराबर में N हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 100 गुना में 10 की पावर 18 बटे में 16 इज इक्वल टू N। 16 6 से कट गया तो 6 गुना में 10 की पावर 18 बराबर में। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आप करने में आसानी होगी आपको, और कर लेंगे कैलकुलेशन को कि कितने चाहिए होते हैं। दोबारा देख लो, 1 कूलम चार्ज है, N हमें नहीं पता, E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सब्जेक्ट बना के इसको मैं नीचे ले गया डिवाइड में ले जाने के बाद 10 की पावर -19 को ऊपर ले गया, 10 की पावर 19 हो गया, 10 की पावर 18 इंटू 10 कर दिया मैंने, इंटू 10 था तो 16, 10 10 100 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो बाय 16 से काट दिया, 6 गुना में 10 की पावर 18। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो और 2-4 न्यूमेरिकल हम करेंगे सेशन रहते हुए, लेकिन अभी प्रॉपर्टी खत्म कर दे
फिर वो मास ऑफ डिफरेंस और लास्ट टॉपिक जो उसका कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म है वो हम कल परसों तक खत्म करेंगे। लास्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मतलब सिंपल सी है कि टोटल चार्ज